वह टीचर से इस बात को शेयर कर रही है। अब आप समझ सकते हैं कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में कैसा रिलेशन था, कितना सकारात्मक था कि वह अपनी बात शेयर करती है और उस समस्या का समाधान होता है। तो यह जो स्थिति है वह लगभग प्रत्येक विद्यालय की है, कैंपस के अंदर और कैंपस के बाहर भी। बस आवश्यकता है कि उसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए। और इसमें वीडियो में एक चीज और दिखाई दे रहा है कि उनको छात्र भी सपोर्ट कर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि ऐसी हरकतों को जो अंजाम देते हैं जो भी स्टूडेंट, उनकी संख्या काफी कम होती है, लेकिन उनको हम नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। उनको नियंत्रित करना जरूरी है ताकि विद्यालय का वातावरण स्वच्छ हो, साफ हो और वे शारीरिक रूप से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। फोस्टर पॉजिटिव इमोशंस। कहा जाता है कि जब दिमाग कमजोर होता है ना, तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब दिमाग स्थिर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बनती है। लेकिन जब दिमाग मजबूत होता है तो परिस्थितियां जो होती है वो अवसर बन जाती है। अभी कोविड के काल में ही घटना घटी कुमारवाग में कि उनकी वो अपने दिमाग के बदौलत ही उन लोगों ने अपना एक अलग वस्त्र उद्योग बैठाई। क्या चीज था? परिस्थितियां उनको इस अवसर को दिया और उन्होंने इसका लाभ उठाया। कभी वो जाकर के दूसरे राज्यों में जाकर के मजदूरी का काम करते थे, लेकिन उनका दिमाग स्थिर था, मजबूत था, शांत था। परिणामतः क्या होता है तो वे आज उद्योग के मालिक बन गए। यह कहीं न कहीं हमारे मानसिक संतुलन पर निर्भर करता है। अगला जो बिंदु है आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स। आवश्यकता है छात्र की ताकत को पहचानने की, उसमें किस प्रकार की रुचि है और उस रुचि को डेवलप करने की। अगर ये रुचि का डेवलपमेंट नहीं होता तो आज सचिन तेंदुलकर, अभिनव बिंद्रा, सानिया मिर्जा या अनेक हस्तियां जो पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त की, दूसरे विभिन्न क्षेत्रों में जो सफलता प्राप्त की, वह यही रुचि का खेल है। उसको उन लोगों के गुरुजी ने पहचाना और उसका डेवलपमेंट किया, तो आज वे राष्ट्र का नाम रोशन कर रहे हैं और अपना भी जीवन सुखमय बनाए हुए हैं। तो आवश्यकता है कि हम उनकी स्ट्रेंथ को पहचाने और उस स्ट्रेंथ के हिसाब से ही उनका डेवलपमेंट करें। प्राचीन काल में भी आप देखे होंगे कि जब द्रोणाचार्य पांडवों को शिक्षा दे रहे थे तो सभी पांडव अलग अलग कला में निपुण थे। किसी को ये नहीं कहा गया कि नहीं तुमको धनुष विद्या सीखनी है, तुमको तलवारें सीखना है, तुमको भाला नहीं चलाना सीखना। युधिष्ठिर की रुचि भाला देखने में थी, उनको उसमें गुरुजी ने दक्ष किया। अर्जुन की बाण विद्या में रुचि थी, उसमें रुचि उनका डेवलपमेंट हुआ। भीम का गदा चलाने में निपुणता हासिल थी, उसमें उनकी अभिरुचि थी, उसमें उनका डेवलपमेंट हुआ। कहने का अर्थ है कि छात्र की रुचियां उनके शारीरिक या मानसिक कारकों से अलग अलग क्षेत्रों में होती है। अगर वो उसमें डेवलप करते हैं, उसमें विशेष योग्यता हासिल करते हैं, उसी से उनकी उपलब्धि होती है और उसी में वो अपना नाम रोशन करते हैं। Build a sense of meaning and purpose। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। छात्रों को दूसरे के लिए योगदान करने के अवसर प्रदान करना, ये जो छात्र करते हैं वह उनको स्वयं से बड़े अर्थ देता है। अगर छात्र योगदान नहीं करते हैं तो आगे जाकर के वही छात्र जब सफलता प्राप्त कर लेते हैं
ऊंचा पोस्ट हासिल कर लेते हैं, वो प्रशासनिक सेवा हो, चिकित्सा सेवा हो, आपको दिखाई देता होगा कि वे सिर्फ भ्रष्ट हो जाते हैं। उनमें समाज के लिए किसी प्रकार की अगल बगल जिस समाज में वो रहते हैं उस समाज के प्रति भी करने की भावना नहीं रहती है और सिर्फ पैसा कमाने में ही वे लगे रहते हैं। परिणामतः एक समय ऐसा आता है कि पैसा भी उनका साथ छोड़ देता है और वे अंततः शरीर की अनेक जटिलताओं व्याधियों से ग्रसित हो जाते हैं और उस समय जब वो अंतिम अवस्था में होते हैं पछताने के अलावा कुछ नहीं होता है। तो छात्र को विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी में जोड़ना चाहिए, जैसे गरीब बच्चों पे जा करके उनको दिखाना कि एक आप इस सुविधा का लाभ ले रहे हो, वैसे ही दूसरे जो गरीब बच्चे हैं उनको देखिए, उनको उनसे संपर्क स्थापित होगा, उनकी भावना उनसे शेयर होगी। बाढ़ पीड़ित है, वहां जाकर के सेवा करना, वो समझेंगे कि वास्तविक रूप में बाढ़ में किस प्रकार से कष्ट होता है। जब इस बात को वे समझ लेंगे तो किसी उच्च पदाधिकारी को जब वो उच्च पदाधिकारी जब वो बन जाएंगे तो इसीलिए वो बाढ़ का पैसा घोटाला नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये अनुभूति रहती है कि किस प्रकार की समस्या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग घेरते हैं। तो भाव ये है कि उनको शिक्षा के अलावा, किताबी ज्ञान के अलावा अन्य जो विविध क्षेत्र हैं जिससे उनके दिल को स्पर्श करेगा, जिससे उनमें भावना जगेगी, वह आवश्यकता है उनमें पैदा करने की। तभी अगर वह डॉक्टर बनता है तो वह पूर्ण रूप से पहले मरीज को देखेगा, पैसा को नहीं देखेगा, पहले पैसा नहीं जमा करवाएगा, पहले मरीज का इलाज करवाएगा। लेकिन वह भावना विद्यार्थी जीवन से ही पैदा करने की जरूरत है। क्रिएट सेफ एंड सपोर्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, बच्चों में लचीलापन बढ़े, इसके लिए उनको उत्तर देते समय में भी प्रोत्साहित करने की जरूरत है। उन्हें नई चीजों को सीखने के लिए, करने के लिए उनको मौका देने की जरूरत है, न कि यह कहकर कि नहीं तुमसे नहीं होगा। नहीं होगा कैसे होगा? नहीं, आज नहीं होगा कल होगा। बल्ब के जो आविष्कारक थे, आप जानते हैं उनका नाम थॉमस अल्वा एडिसन। आज जो हम लाइट जला रहे हैं, उसके पहले उन्होंने कितनी असफलताएं झेली यह कल्पना से बाहर है। कहा जाता है कि उनका प्रयोग 10,000 बार असफल हुआ, तब जाकर के वे बल्ब का आविष्कार कर पाए। अगर उस समय वे हताशा के शिकार हो जाते कि नहीं मुझसे यह कार्य नहीं होगा, तो आज बल्ब का आविष्कार नहीं होता और वही अनेक आविष्कारों को जन्म दे दिए। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जो 21 वर्ष की उम्र से 52 वर्ष की उम्र तक लगातार असफलताएं उनको अपने जीवन में मिली। एक छोटा सा मेयर से पद से लेके उच्च पद तक लगातार वे चुनाव हारते रहे, लेकिन सफलता उनको कब मिली? 52 वर्ष की उम्र में। इतनी लंबी अवधि के बाद भी वे किसी प्रकार से मानसिक या शारीरिक अवसाद से ग्रसित नहीं हुए। अगर ग्रसित होते तो अब्राहम लिंकन का नाम यहाँ नहीं लिया जाता। ऐसे अनेक उदाहरण हो सकते हैं उसमें, जैसे अमिताभ बच्चन ही, जिनको लंबू कहा जाता था, शुरुआती लगातार असफल फिल्म देने के बाद आज वो सफलता की बुलंदियों को चूम रहे हैं। इतनी उम्र होने के बावजूद आज उनका सबसे ज्यादा बोलबाला है। तो असफलता या कभी यह नहीं करती है, सफलता में ही कहीं ना कहीं सफलता निहित होती है, बस उसको आवश्यकता है पहचानने की। सेलिब्रेट स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, छात्रों की जो उपलब्धि होती है उसमें निश्चित ही उनको प्रोत्साहन देना चाहिए।
पुरस्कार देना चाहिए, सभा करके माइक पे उनका अनाउंसमेंट होना चाहिए। और पुरस्कार देते समय मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, रबर, पेंसिल, कटर, किताब, कॉपी, टिफिन इत्यादि को नहीं देना चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। उनको पुरस्कार ऐसी अस्थायी वस्तु देना चाहिए कि जो उनके घर में, स्टडी रूम में लगा हुआ है, तो कभी वो किसी मानसिक स्थिति से ग्रसित भी होते हैं, वह पुनः उनको वह मेडल या ट्रॉफी प्रेरणा प्रदान करे कि मेरा भूत ऐसा था, आज मैं घबरा गया हूं, पुनः मैं उठ सकता हूं। लेकिन होता क्या है, हम लोग टिफिन या ऐसी चीजें, क्षणभंगुर चीजें जो दे देते हैं, वो साल 2 साल में नष्ट हो जाते हैं और उनके लिए प्रेरणा देने वाली कोई चीज नहीं रह पाती जब उनको जीवन में कभी कठिन स्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो आग्रह है कि पुरस्कार देते समय यह निश्चित ही ध्यान देना चाहिए कि उनको अस्थायी वस्तुएं दिए जाए जो वे बड़े हो, पारिवारिक जीवन में भी जाए, तो उस मेडल से उनके बाल बच्चे भी प्रेरित हो। उस समय उनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा, किताब कॉपी नहीं रहेगा, वो मेडल रहेगा, वह अन्य अस्थायी वस्तुएं रहेंगी। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। Embrace unstructured time and free play। ये थोड़ा सा अलग हटके है। छात्रों को एक मौका देना चाहिए। क्या मौका देना चाहिए? कि उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्र करना चाहिए, लेकिन निगरानी रहना चाहिए। छात्रों के बीच में ही हमारे कुछ तो उनमें कॉमन आएगा, अरे ये तो समस्या मेरे साथ भी आई थी, इसी के साथ नहीं थी, अच्छा इसने तो बहुत ही अच्छा ढंग से इसको हैंडल कर लिया, मैं तो इसको हैंडल नहीं कर पाया। जब वे आपस में एक दूसरे से शेयर करेंगे तो उनमें आत्मविश्वास जगेगा और वे किसी प्रकार की मानसिक जो प्रॉब्लम होती है उसके अवसाद से वे ग्रसित नहीं होंगे। अगला जो बिंदु है, प्रेज स्टूडेंट्स। हमेशा छात्र की प्रशंसा कीजिए। महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण और अर्जुन दोनों का कोई सानी नहीं था, दोनों में बराबर की प्रतिभा थी, लेकिन युद्ध के दौरान मामा शल्य को एक ही काम मिला था कि दुर्योधन की बराबर क्या करना, आलोचना करते रहना, उनकी प्रशंसा नहीं करना। दूसरी तरफ कृष्ण अर्जुन की प्रशंसा करते थे। परिणामतः जब युद्ध होते रहता था तो ये कर्ण जो मामा शल्य की नेगेटिव बातों को जब सुनते सुनते उसके अंदर भी नकारात्मक भावना पैदा हो गई, परिणामतः उसकी शक्ति छीन होने लगी और अंततः कर्ण, ठीक है, धार्मिक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि उसको यह वह साबित था कि उसके अवसर पे उसको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन लौकिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो मामा शल्य की बहुत बड़ी भूमिका थी कर्ण को हराने। सिर्फ निगेटिव बात करते करते कर्ण हार गया और सकारात्मक ऊर्जा अर्जुन के पास कृष्ण के रूप में थी, परिणामतः अर्जुन कर्ण का वध करने में सफल हुए। तो ये जो नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वह हमें बच्चों के बीच में नहीं फैलाना है, उनको बच्चों की तरह समझ करके सकारात्मक भावना से व्यक्त करना होगा, उनको बराबर प्रोत्साहित करते रहना होगा, अनेक प्रसंगों को उनके समक्ष रख करके देते रहना होगा। हेल्प स्टूडेंट्स एस्टैब्लिश सेल्फ डिसिप्लिन। छात्रों को मदद करना कि वे स्वयं कैसे अनुशासित रहें। अगर कोई टीचर रहता है, प्रिंसिपल रहते हैं, विद्यालय अनुशासित रहता है तो कोई मायने नहीं है। टीचर के एब्सेंटी में, प्रिंसिपल के एब्सेंटी में अगर विद्यालय अनुशासित है, सारा सिस्टम ठीक से चल रहा है, तो वह टीचर सफल है, प्रिंसिपल सफल है, नहीं तो पूर्णतः सफल है। अब है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन इसका जिम्मेवार है? कहीं न कहीं छात्र इसका जिम्मेवार नहीं है। अगर छात्र अनुशासित नहीं है, उसका जिम्मेवार कहीं न कहीं टीचर है, क्योंकि टीचर जो छात्र टीचर से जो प्रेरणा प्राप्त करता है वह देखता है कि स्वयं टीचर अनुशासित नहीं है, उनमें वह उन गुणों को देखता है कि टीचर की जो एक्टिविटी है, टाइम पर आना
या अन्य नशा का सेवन करना या अन्य जो एक्टिविटी है वो छात्र समझता है। हम ये मन में भ्रम पाल लेते हैं कि एक छोटा बच्चा ये नहीं समझता है, ये हमारी क्या कर सकते हैं भ्रम है। लेकिन अगर छात्र को अनुशासित रखना होगा तो टीचर को स्वयं अनुशासित होना होगा। अगर टीचर अनुशासित हो जाएंगे, व्यवस्था अनुशासित हो जाएगी, तो निश्चित ही छात्र अपने आप अनुशासित हो जाएंगे। उसमें सब एक्टिविटी आती है, कक्षा में पढ़ाने से लेकर के सारी एक्टिविटी जिसका छात्र बहुत ही अच्छे ढंग से मूल्यांकन करता है, और वह विद्यालय में ही शेयर नहीं करता है, वह अपने परिवार में भी शेयर करता है कि फलाना गुरुजी ने ऐसे पढ़ रहे थे, ऐसे आते हैं, अधिकारी लोग आते हैं ना, खूब अच्छा से पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं। ये अनेक क्रियाएं परीक्षा देते हैं ना, तो देखिए ना बच्चा उससे कॉपी लेकर लिख लिया, ये अनेक जो क्रियाएं हम आप करते हैं विद्यालय के वातावरण में, उसको ये नहीं समझना चाहिए कि छात्र किसी से शेयर नहीं कर रहा है, ये छात्र समाज में शेयर कर रहा है, जिसके कारण से सही रूप में उसको हम मार्गदर्शन नहीं कर पाते हैं। हम कोई बात अगर बोलते भी हैं तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको स्वयं दिखाई देता है कि ये तो वही है, उसी प्रकार की क्रिया करते हैं, हमको कहते हैं। तो आवश्यकता है अपने आप को अनुशासित रखने की। अपना जीवन चाणक्य, समय गुरु रामदास इत्यादि महापुरुषों जैसे अगर हम वैसी क्षमता विकसित कर लेते हैं तो निश्चित ही हमारे छात्र भी वैसे ही शिष्य निकलेंगे जो पहले निकलते थे। मोटिवेशन, यही है मोटिवेशन। एक प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, उसको आप अन्यथा नहीं लेंगे। मैं किसी आचार्य बंधु से एक प्रश्न करूंगा, आप उसका उत्तर देंगे। अब क्या होगा, इसमें सबसे ज्यादा हमको लगता है कि अनेक समस्याएं जब आती है तो हम देखते हैं योगेश्वर जी को गुस्सा रहता ही नहीं है, कन्हैया जी को गुस्सा रहता ही नहीं है, जो मुझ में कमी है। मैं भी कभी कभी आ जाता हूँ, तो मैं योगेश्वर जी से ही प्रश्न करूंगा। योगेश्वर जी वहीं पे रहेंगे। थोड़ा सा एक प्रश्न है आपसे, आपके पिताजी, आप अभी स्टूडेंट हैं, आपके पिताजी किसी गलत कार्य को करते हुए पकड़े गए हैं और उनके लिए एक सभा आयोजित है और उसमें आपको भी बुलाया गया है, आप अपना अनुभव बताएंगे। आपके पिताजी किसी गलत कार्य करते हुए पकड़े गए हैं और उस गलत कार्य को पकड़ने का एक सभा बुलाएंगे। पिताजी अभियुक्त के रूप में बैठे हैं और आप पुत्र हैं और आपको भी बुलाया गया है। अब आप पर क्या महसूस हो रहा है, आपकी क्या स्थिति है, इसको एक दो शब्दों में आप बता सकते हैं कि आपको आप पर कैसा गुजर रहा है? लज्जित महसूस कर रहे हैं, हीनता महसूस कर रहे हैं, काफी खराब लग रहा है कि क्या कर दिए पिताजी, क्या अनेक प्रकार से क्रोध भी आ रहा है, कैसे कर दिए। यही प्रश्न हम उन उदंड बालकों से भी कर सकते हैं कि आप जो कार्य कर रहे हो, यही प्रश्न उदंड बालकों से अगर हम करेंगे, उनके अंदर जो भावना होगी वह निश्चित ही यह सोचने को मजबूर करेगी कि आज तो मैं उदंडता कर रहा हूं, हो सकता है बेटा फिर कैसे से बनाओ। ये उसको जो असफलता का जो अनुभव हो रहा है, तो उसके अंदर जो खिसियाहट हो रहा है, तो वह उसमें उसको कंट्रोल करने की उसमें क्षमता उत्पन्न हो रही है। लेकिन आमतौर पर क्या देखने को मिलता है, प्रोजेक्ट पर कैसा दे देते हैं, चलो कविता उतारो, कंप्यूटर से फोटो निकाल के निकालो। उसमें उस स्टूडेंट का क्या क्षमता का उपयोग हुआ, वो कंप्यूटर का उपयोग हुआ, नहीं तो फोटो चिपका के बस हो गए होते। ये प्रोजेक्ट वर्क या कोई भी जो प्रॉब्लम जैसे रीजनिंग भी होता है या अन्य स्किल भी है, उसमें इस प्रकार की एक्टिविटी लेना चाहिए जिसमें उसका कौशल का विकास हो, हम पहचान भी सकें कि वास्तविक रूप से उसमें रुचि कैसा है। और अंत में लास्ट जो सेकंड लास्ट है वह है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का अभ्यास करें। आमतौर पर देखी जाती है कि
कोई पैसे किसी को दे दिया या कुछ हो गया तो सिर्फ धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ धन्यवाद ज्ञापन करने से ही व्यक्ति प्रोत्साहित हो जाएगी नहीं। अगर बच्चों में काम या उनके प्रति जागरूकता पैदा करना है तो निश्चित ही धन्यवाद के अतिरिक्त उनको अन्य प्रकार के प्रोत्साहन मिलना चाहिए। न्यूरोसाइंटिस्ट और द अपवर्ड स्पाइरल के लेखक एलेक्स पोरर कहते हैं कि बच्चों के भावना से अगर जुड़ जाया जाए तो उनके अंदर जो ब्लड का जो संवेग उत्पन्न होता है वो उनको अनेक प्रकार के कार्यों को करने की प्रेरणा देता है। और जब प्रेरणा जब उनको मिल गया तब आपको आपकी आवश्यकता नहीं है, वो कार्य स्वयं करने में सक्षम हो जाते हैं। आवश्यकता है कि उनको प्रेरणा देने की, सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे धन्यवाद दे दिए तो ऐसे बात बनते नहीं होगा। आप स्वयं महसूस कर सकते हैं कि अगर हम लोग कोई कार्य करते हैं तो प्रमुख के द्वारा अगर प्रोत्साहित की जाती है तो हमारी ऊर्जा में बढ़ोतरी हो जाती है। और अगर वही प्रमुख के द्वारा किसी प्रकार से प्रोत्साहित या शाब्दिक रूप में या किसी भी रूप में अगर नहीं की जाती है तो वह हमें उस कार्य को करने की तो बाध्यता है, क्योंकि नौकरी करना है, लेकिन इस प्रकार से ऊर्जा जो संचार होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसलिए ऊर्जा अगर बच्चों में डालना है तो उनके अंदर डालना होगा, उनके अंदर प्रेरणा डालना होगा ताकि वे कार्य को कर सकें और स्वयं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकें। तब आप उनको अगर प्रोत्साहित कर रहे हैं तो उनके अंदर भी अनेक प्रकार के कह सकते हैं कि समस्याओं को निदान करने की क्षमता हासिल हो जाएगा। लास्ट बिंदु है इनकरेज गोल सेटिंग। ये सबसे अंतिम बिंदु है और महत्वपूर्ण बिंदु है। 9th 10th के बच्चे भी नहीं पता है कि उनको क्या करना है। निश्चित ही जब एक उम्र या कक्षा जब बीत जाती है तो छात्रों से पूछना चाहिए कि बताओ आपको आपका क्या गोल है, आपको क्या बनना है। अच्छा, क्यों बनना है? बन के क्या करोगे? खूब पैसे कमाएंगे। तो पैसा लेके क्या करोगे? एक तो ये भावना उन्हें विकसित करना कि सिर्फ वो पैसे के पीछे ही ना बढ़े, उनमें ये डाल देना कि पैसा है लेकिन सब कुछ नहीं, इसके द्वारा सब कुछ हासिल नहीं की जा सकती है। अनेक उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करना, उद्योगपति से लेके बड़े बड़े पदों पे जो हासिल हैं, जिन्होंने भ्रष्ट कमाई से अपने आप को काफी रुपया पैसा कमा लिया है, लेकिन उनके परिवार का उदाहरण देना कि देखो वहां पे शांति नहीं है, उनका बच्चा कैसा है या उनके पारिवारिक कलंक। एक ये देना पैसा आप कमा के क्या करोगे, कितना कमाओगे, क्या कमाओगे, एक ये भावना। दूसरा, अगर वो गोल सेट कर रहे हैं तो गोल से संबंधित तो चुनौतियां। अब कोई बच्चा दफ्तर का गोल सेट कर लिया, कोई कलर का गोल सेट कर लिया, तो दोनों के गोल में अंतर हो गया। डॉक्टर को गोल निर्धारित किया तो निश्चित ही उसको परिश्रम अधिक करना होगा। जिसका गोल कलर का है उसकी कंपैरेटिव में उसको क्या करना होगा, परिश्रम उसको कम करना पड़ेगा। तो जो गोल जो निर्धारित होता है बच्चों का, उसमें तो विभिन्न प्रकार की जो समस्या आती है उससे भी बच्चों को परिचित कराना, उनको बताना कि ये समस्या है, ये समस्या आपको आएगी, इसके लिए अभी से तैयारी कराना, तब वो निश्चित ही अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं। साधारण रूप में, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि रेजिलेंस का पावर अगर विकसित हो जाए, बचपन में ही अगर रेजिलेंट स्टूडेंट हो जा रहे हैं तो उनका विद्यार्थी जीवन तो सफल होगा ही, पारिवारिक जीवन भी सफल होगा और वही सही रूप में राष्ट्र के विकास में, समाज के विकास में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। धन्यवाद। भोजन अवकाश के बाद अपने चौथे सत्र में उपस्थित सभी शिक्षक बंधु भगिनी, आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है।
जैसा कि आप सभी जानते हैं, मनुष्य के विकास में, मनुष्य की प्रगति में उसकी बुद्धि का बहुत महत्व होता है। Intelligence plays a vital role in the development of the students or the people. And we are teachers, so our every activity is related to the students. It is said that life is 10% what happens to you. Life is 10% what happens to you, and 90% how you react to it. And this is possible due to the intelligence a man has. So far as understanding multiple intelligence in the students are concerned, it is related to our work as a teacher. So we should be very aware about the fact that there are different types of students and we have to tackle them according to their weak and intelligence. सभी बच्चों की अपनी अलग अलग बौद्धिक क्षमता होती है। उनकी बौद्धिक क्षमता के अनुरूप शिक्षक उन बच्चों में अपने द्वारा जो भी लर्निंग होता है उसको दे पाते हैं। एक ही कक्षा में हम पढ़ाते हैं, लेकिन सबकी अलग अलग ग्रास्पिंग क्षमता होती है। तो इस पर प्रकाश डालने के लिए अभी के चौथे सत्र में आ रहे हैं हम सबके बीच श्री भरत कुमार राय और उनका टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल इंटेलिजेंस। इनके लिए एक जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आइए भरत जी, आपका स्वागत है। We need to work as a resource person in the in-house training. My topic is understanding multiple intelligence. At first, I want to describe about intelligence, जिसे हम हिंदी में बुद्धि कहते हैं। बुद्धि क्या है? बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होता है। ये इंटेलिजेंस इमोशन और इंस्टीट्यूशन, इमोशन को आप समझ रहे हैं, इंस्टीट्यूशन दैट इज अंतः प्रज्ञा। हम यदि सोए हुए हो, अंधेरा हो, लाइट के है अभी और फैन चल रहा है, ऑल ऑफ सडन कैमरे में कोई आकर के और लाइट ऑन करता है, शिकायत हमारी आंखें खुल जाती है, दैट इज अंतः प्रज्ञा, उसी को हिंदी में। तो ये इंटेलिजेंसी जो है वो इमोशन और इंट्यूशन इन दोनों से अलग है। यह बुद्धि मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और उसके साथ अनुकूलित होने में सहायता करती है। बुद्धि को सूचना के प्रसंस्करण की तरह समझा जा सकता है। इन माय ओपिनियन, मेरे विचार से, जस्ट लाइक technology is the application of science, similarly this intelligence is the application of correct knowledge, correct study and correct action of the man, that is the intelligence. After that we have to come from प्रस्तावना, introduction. In ancient time, प्राचीन काल से ही बुद्धि ज्ञानात्मक क्रियाओं में चर्चा का विषय रहा है। कहा जाता है बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है वही बलशाली है। आगे चलते फिर आप देखेंगे भी बुद्धि यस्य बलम तस्य, अर्थात जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है। अभी प्रस्तुत है पंडित विष्णु शर्मा विरचित पंचतंत्र से एक कहानी का एनिमेशन फिल्म, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का यूज करके, प्रयोग करके एक खरगोश बलशाली शेर को मारता है।
आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व जब कोरोना महामारी नहीं था, उस समय अपने विद्यालय से हम 2 शिक्षकों को सीबीएसई के द्वारा ऑफलाइन ट्रेनिंग जो जोगबनी में हुआ था, 3 दिनों का था, और उसमें सीबीएसई दिल्ली से और मेरठ से और एक और जगह आजमगढ़ से, ये 3 रिसोर्स पर्सन आए थे, और 3 दिन में तीनों दिन पंचतंत्र की चर्चा चली। आज के डेट में भी अगर कोई बच्चा 6, 7, 8 अगर है और उसको पंचतंत्र की कहानी पढ़ाया जाए, तो हमको लगता है कि जो लौकिक बुद्धि है उसके पास इतनी आ जाएगी कि पूछिए मत। वास्तव में ये विद्या और बुद्धि ये दोनों 2 चीजें, ये दोनों एक नहीं है। विद्या अधिक है, इसका मतलब ये नहीं कि उस व्यक्ति के पास बुद्धि अधिक होगा। जस्ट लाइक एप्लीकेशन विद्या का या फिर साथ संगत का कह सकते हैं बुद्धि को। कालीगुप्त पुरातन वर्तमान में कन्नौज जो यूपी का जगह है, अलौकिक पंडिता हमने पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा। 4 ब्राह्मण कुमार जाते हैं कन्नौज कालीगुप्त पढ़ने के लिए, और वहां से शास्त्र विद्या में पारंगत होकर के निकलते हैं। और जैसे ही बस्ती को पार करते हैं, घना जंगल आता है, एक बाघ की अस्थियां पड़ी हुई रहती है, और उस अस्थियों को देख करके अब उनको लगता है कि हमने जो पढ़ा है उसका यूटिलाइज यहाँ पे कर लिया जाए। एक ने हड्डियों को इकट्ठा किया अपना मंत्र पढ़ करके, और उसमें मांस, दूसरे ने ये मांस और फिर जो नस या और सब होता है उसको ला दिया। दूसरे ने कहा कि हम इसके अंदर संचार कर सकते हैं, यानी कि ऐसा कुछ करेंगे कि यह जीवित होने के करीब आ जाएगा। उसने अपना विद्या का अप्लाई करके मंत्र के द्वारा और उसके अंदर संचार का भाव लेकर के ला दिया। तीसरे ने कहा कि मैं इसको संजीवनी विद्या के द्वारा जिंदा कर सकता हूँ। चौथे ने कहा थोड़ा सा मुझे समय दो, और वो पेड़ पर चढ़ गया। इसने जैसे ही अपनी संजीवनी विद्या का प्रयोग किया, तत्क्षण बाघ जिंदा हुआ और जो ला करके तीनों को मार करके खा गया। वो जो चौथा था वो लौकिक बुद्धि में थोड़ा सा बहुत आगे था उसका, ठीक है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी बुद्धि की चर्चा, मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी बुद्धि चर्चा का विषय रहा है। हजारों वर्ष पूर्व से ही व्यक्तियों को बुद्धि के आधार पे अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। उनमें से सिर्फ एक के द्वारा जो 4 प्रकार की बुद्धि है, मैं आपके बीच रखने का और उसको डिस्क्राइब करने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा आशा है अच्छी तरह से आप इसको समझेंगे। सबसे फर्स्ट जो है वो बुद्धिमान। कुछ व्यक्ति बुद्धिमान कहलाते हैं। बुद्धिमान, वो बुद्धिमान व्यक्ति होता क्या है? तो वैसे व्यक्ति जो ना ही किसी को ठगता है और ना ही किसी के द्वारा ठगा जाता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति जो बुद्धिमान होते हैं वो दूसरे के द्वारा किए गए प्रशंसा को या फिर उसके प्रपंच को या उसकी निंदा को वो कान पे नहीं रखता है, वह इधर से सुनता है इधर से निकाल देता है। दूसरा होता है मंदबुद्धि। दूसरा होता है मंदबुद्धि। मंदबुद्धि यानी अल्प बुद्धि वाला। कहीं ना कहीं किसी कारणवश ईश्वर ने जब ऊपर से नीचे भेजा है, भोज भेज होता है, उस भोज भेजने से एक भेज अगर चला जाता है, 3 भेज ही रहता है, तो थोड़ा कहीं कहीं वो मार करता है, वो मंदबुद्धि है। इन सबका आईक्यू भी थोड़ा देर बाद हम बताएंगे आपको। या फिर आप में से अगर कोई हो, शिल्पी जी, आईक्यू, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईक्यू? इंटेलिजेंस क्वेश्चन। क्या इंटेलिजेंस क्वेश्चन, हिंदी में इसको बुद्धि लब्धि कहते हैं। ये जो मनोवैज्ञानिक एक थे जिसका नाम था मैरी, मैरी ने दिया हुआ था। ढेर सारे लोगों के बीच क्या आईक्यू था, इसको भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो मैं मंदबुद्धि को बता रहा था। वैसे व्यक्ति जिनका आईक्यू 80 to 89, 80 से 89 के बीच में होता है, वो मंदबुद्धि होते हैं। कहा जाता है कि भाई कहीं से थोड़ा सा मिस किया हुआ है, हमारा ब्रेन 14 ग्राम का होता है, किसी कारणवश अगर वो डेवलप नहीं किया तो थोड़ा सा बच्चा मंदबुद्धि का हो जाता है। वो आगे चल करके अगर ऊपर के ये आयु वर्गों में जाता है तो वो बरकरार रहता है। इसके बाद होता है मूढ़ बुद्धि। मूढ़ बुद्धि हुआ वैसे मतलब those person which are wants to do many things but cannot do anything, that is called जड़ बुद्धि।
मूढ़ बुद्धि नहीं, मूढ़ बुद्धि तो जस्ट पहले बताते हैं। मूढ़ बुद्धि ऐसी बुद्धि है जिसमें वो व्यक्ति मैंने सार्थक परिणाम की चिंता किए बिना ऐसा क्रियाकलाप करता है जिसके द्वारा उसको हानि ही हानि होती है, ये मूढ़ बुद्धि कहलाते हैं। मूढ़ बुद्धि व्यक्ति का IQ 70 to 79 होता है और जड़ बुद्धि वाले बिलो 69 होते हैं, ठीक है। इसमें जड़ बुद्धि के बारे में हमने आपको बताया, ऐसे व्यक्ति एकदम काफी रात तक जगेंगे और दिन को काफी देर तक सोएंगे, केवल ख्याली पुलाव पकाना करना कुछ नहीं है और सोचना है कि मैं अगर ऐसा कर देता तो ये हो जाता, तो मेरा भी ये होता, ये फलाने जी ऐसे करते हैं तो उनके साथ ये होता है। तो ऐसे व्यक्ति परिश्रम कम करते हैं और परिणाम की ढेर सारी अपेक्षा करते हैं। यानी एक तरह से कहें तो ऐसे व्यक्ति बिना काम के व्यस्त रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर विदाउट पोर्टफोलियो, यानी कि बिना विभाग का मंत्री के जैसा इनका हाल होता है। दूसरी बात, ये जो बुद्धिमान व्यक्ति है उस बुद्धिमान व्यक्ति का भी 4 प्रकार दिया गया है मैरिल के द्वारा। एक है अति श्रेष्ठ बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि। पहले का तो प्रतिभाशाली बुद्धि हम किसी को कर सकते हैं, हमारे जो वैज्ञानिक हैं आइंस्टाइन का जो IQ था वो 160 था। हमारे एस रामानुजन जिन्होंने रामानुजन आईटी नंबर दिया, आगे चलकर के इसकी चर्चा करेंगे। तो इस तरह के, लेकिन जो सबसे अति श्रेष्ठ बुद्धि है अब तक एक ही पर्सन हुआ है जिसके IQ का एग्जैक्ट पता हमारे वैज्ञानिक नहीं निकाल पाए, और वो है हमारे परम आराध्य योगेश्वर श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का IQ एक अपोजिट इन्फिनिटी, वैज्ञानिकों ने श्री कृष्ण के जो भगवान श्री कृष्ण का IQ है वो इन्फिनिटी बताया हुआ है। देखेंगे भी 2-4 घटनाएं उनके बीच का, जैसे और सब बात को छोड़िए, जब से उन्होंने होश बचपन से ही बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया, किसी कारणवश इंद्र नाराज हो जाते हैं, कहते हैं श्री कृष्ण कि अरे ये प्रकृति की पूजा करो, ये गोवर्धन आपके बगल में है, गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए, ये ना जब बादल जाएगा तो उसको रोक करके और वर्षा करेगा। और जब गोवर्धन की पूजा होती है इंद्र देव नाराज होते हैं और इतना ना अति वृष्टि करते हैं कि लगता है कि अब गोकुल कर जाएगा। सब लोग पूछते हैं कि आपने तो गोवर्धन की पूजा करा दी, अब बचाइए, कैसे बचाइएगा? है कि कोई चिंता की बात नहीं है। सबने कहा कि चलो सब लोग निकलो, निकल करके पूरे मानव मवेशी सहित पहुंच गए गोवर्धन के करीब, और सबने, एक आदमी के बस का नहीं है पर्वत को उठा पाना, सबने मिल करके जोड़ लगाया। संगठन में शक्ति है, संगठन में बल होता है, और सबने मिल करके जोड़ लगाया। और ये श्री कृष्ण, ये इनका तो IQ क्या करना है, ये तो एक साथ इंजीनियर, फिलोसोफर, टीचर, प्रशासक, जो कुछ कह लीजिए हर चीज से बड़े हैं। उनको पता था कि इस पर्वत का जो मास सेंटर है वो कहाँ है। जरूर उन्होंने अच्छी तरह से फिजिक्स का अध्ययन किया होगा साइड से। जैसे 2 तरह का किसी भी स्पेस का 2 सेंटर होता है, एक मास सेंटर होता है और एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो मास सेंटर, 2 सेंटर इन ऑब्जेक्ट इट इज जस्ट whether the sum of all masses, sum of total masses of body will be considered, उस पॉइंट पे कंप्लीट मास होता है। और सबने मिलकर जोड़ लगाया, गोवर्धन जब खड़ा हुआ तो वहाँ मास सेंटर पे इन्होंने अपनी उंगली लगा दी और पूरा 3 दिनों तक वर्षा होती रही और सूरज करके रहे। और भी ढेर सारी बातें हैं, जैसे श्रेष्ठ बुद्धि, तो श्रेष्ठ बुद्धि पे युधिष्ठिर आते हैं। युधिष्ठिर जिस समय महाभारत का युद्ध होना था, श्री कृष्ण और उनके संगी साथियों को लेकर के कौरव और पांडवों में थोड़ा सा वाद-विवाद होने लगा। श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, ये 18 अक्षौहिणी सेना है, ये एक तरफ और मैं निहत्था एक तरफ, आपने जिसको चुनना है चुन लीजिए। वो दुर्योधन जिसका IQ 70 से लेकर के और 79 के बीच में था, के द्वारा हम इसको प्रमाणित कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। उनमें से 1, 2, 3 प्रस्तुत है आपकी सेवा में। पहला,
हम कालिदास को ले सकते हैं। मेरा मुल्क जिस पेड़ की डाली पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, नीचे कटका करके वो कोसी नदी बह रही है और उस नदी में ढेर सारे वो मगरमच्छ और फिर वो गोह और क्या क्या घड़िया सब है। अगर बाय द वे ऊपर से डाली टूटा नीचे गिरेंगे बच भी जाएंगे तो फिर वो जल उनको छोड़ने वाले नहीं है। और फिर वो जो घटना है विद्वतों से उनके शादी का वो प्रसंग हम सभी जानते हैं। और फिर बाद में वो कालिदास के नाम से सुप्रसिद्ध हुए, रघुवंश महाकाव्यम, मेघदूतम और इत्यादि ढेर सारे खंड काव्यों की रचना उन्होंने किया है। दूसरा उदाहरण हम द मर्चेंट ऑफ वेनिस से दे सकते हैं जो शेक्सपियर की सुप्रसिद्ध रचना है। आईएससी में हम लोगों ने पढ़ा था द फाइव एक्ट प्लेस। इसमें एंटोनियो बेसेलियो दो बहुत ही अच्छे दोस्त रहते हैं। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए मर मिटने को जज के सामने भी ठीक है, इनको हमने एक पाउंड मांस काटने का है अगर शर्त में तो तैयार है, बट उस शर्त में एक बूंद भी खून नहीं बहाना चाहिए। और वहां पे साइलेंट का ये जो पैसा है वो तो डूबता ही है। और मानवता के नाम हम सभी जानते हैं। अगर कक्षा 9 से वर्ड न्यूटन को अगर डिलीट कर दिया जाए तो 9th का सिलेबस एकदम साइफर हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और वो न्यूटन स्टडी लाइफ में जब हम उसकी जीवनी पढ़ते हैं बिल्कुल साधारण किस्म का विद्यार्थी था। विज्ञान के शिक्षक से तो उसको जस्ट एक मुकदमा चलता था। जैसे अपने विद्यालय में हर कक्षा खंड में 2 गेट है, एक गेट से अगले गेट से टीचर साइंस टीचर अंदर आए और दूसरा गेट से न्यूटन महोदय बाहर। कारण विज्ञान के शिक्षक का जो बातचीत होता था उसके मन में ये उसके भेजे में ये नहीं बैठता था। टीचर कहते थे सन राइजेस इन द ईस्ट, सन सेट इन द वेस्ट। ये जितने भी बगान है सॉरी करके सब फ्लैट एंड स्मूथ है, सूर्य घूमता है, दिमाग इनका देर से थोड़ा बहुत घूम गया है। जब हम सवेरे बिछावन छोड़ते हैं तो पूर्वी क्षितिज में रहता है। विद्यालय के लिए निकलते हैं तो सामने, और फिर कुछ देर बाद हमारे सर पे जब टिफिन होता है तो शाम के वक्त छुट्टी होता है तो इस दिशा में अगर पृथ्वी तो फिर ये पृथ्वी स्थिर है, सूर्य न चल रहा है। तो जो भी साइंस टीचर यहाँ पे होती है दिमाग, और वही उसका दिमाग को ऐसे भी किसी महापुरुष ने कहा है सावधान सीधा बैठिए, क्या पता कहाँ अब इसके कान में कौन सी बात पड़ जाए और वहीं से उसका मार्ग बदल जाए। तो न्यूटन के साथ भी यही हुआ। आगे चल करके जब उसने सोचा कि ये जो सेब गिरा हुआ है उसके पहले भी तो ढेर सारे लोग बाग बगीचे में गए होंगे और फिर फल को गिरते हुए देखे होंगे, बट किसी के माइंड में तो ये बात आई नहीं, आई होगी, सबके मन में आई होगी, लेकिन सबने मान लिया कि हाँ ये नेचर है, जो भी चीज ऊपर से गिरती है। लेकिन उसके मन में आया कि ये ऊपर से गिरा नीचे, टूटा तो ऊपर क्यों नहीं चला गया, या यहाँ क्यों नहीं गिरा, यहाँ क्यों गिरा, मेरे सर पे ही क्यों गिरा। कहते वहीं से उसको विज्ञान की प्रक्रिया फील की हुई और वो अपने टीचर के संपर्क में गया। और तब जब टीचर ने उसको प्रैक्टिकल करके और अपनी बातों को प्रामाणिकता के साथ रखना शुरू किया तो न्यूटन आगे चल करके उसका फेवरेट विषय वही साइंस हुआ। एक और दृष्टांत इसके जीवन से मिलता है जिसमें जब वो रात को प्रयोगशाला में होते थे तो काफी देर तक 2 बजे 3 बज जाता था और घर में सारे लोग सो जाते थे। तो कहते हैं कि उन्होंने 2 बिल्ली पाल रखी थी, एक खूब मोटी टल्ली और हड्डी कटी थी और एक बिल्कुल दुबला पतला। और उन दोनों बिल्लियों के लिए जब अपने काम में करने में तन्मय होते थे तो वो दोनों बिल्लियां म्याऊं 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 करती थी बाहर निकलने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि एक बड़ा होल दरवाजे में एक छोटा होल, ये सोच करके कि बड़े होल से बड़ी बिल्ली आएगी और छोटे होल से छोटी बिल्ली पार करेगी। आप हम उसकी जगह पे रहते तो क्या ऐसा करते ना, एक ही होते थे कि पहले बड़ी बिल्ली जाएगी उसके बाद फिर छोटी बिल्ली पार कर जाएगी। और उन्होंने 2 बोल दिया। ये इंडिकेट करता है कि वो बचपन में मंदबुद्धि या मूर्खबुद्धि होंगे, आगे चल करके एज ए कंडीशन स्थान परिवर्तन या उस खंड के अनुसार उनमें परिवर्तन हुआ। आफ्टर दैट और भी जो श्रेष्ठ बुद्धि के व्यक्ति हैं उनमें से हम अकबर तो भाई मेरा बुद्ध था,
मैं प्रमाणित भी कर सकता हूँ। कई एक ऐसे दृष्टांत हैं, एक आपके सामने रखूंगा। ये तेनालीराम जो कृष्णदेव राय के दरबारी थे, अवंती जो सकाली विक्रमादित्य का दरबारी एक तरह से मंत्री था, ऐसे मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में आप जानते होंगे। ये ऐसे विलक्षण प्रतिभा के या विलक्षण बुद्धि वाले ये व्यक्ति थे। एक जो हमने बीरबल की बात कही है, बीरबल में एक ही दुर्गुण था, वो बेचारे खैनी खाते थे, सूफी खाते थे। संयोगवश जब महाराज जब भी निकलते थे अकबर, तो बीरबल को साथ लेकर के चलते थे और महाराज जानते थे कि बीरबल सूफी खाते हैं, खैनी खाते हैं। उन्होंने देखा कि एक सूफी का खेत है और उसमें एक गधा है, वो घास चल रहा है लेकिन सूफी नहीं खा रहा है। तो अकबर ने कहा कि बीरबल ऐसा है, देखो ये सूफी कितनी बुरी चीज है कि गधे भी इसको नहीं खाता, ये गधा भी सूफी नहीं खाता है। तो कहा बीरबल ने, जी हुजूर एकदम बिल्कुल सही कहे, गधे सूफी नहीं खाते हैं। यहाँ पे महाराज तो सूफी खाते नहीं थे, ऐसा कई दृष्टांत बड़ा बड़ा है पर बीरबल का। तेनालीराम के बारे में कहने की आवश्यकता है नहीं। अवंती जिस समय सकाली विक्रमादित्य विक्रम संवत अपना चला था, पारस का बादशाह अपने यहाँ से दूत भेजा 3 प्रश्न लेकर के, बताओ पृथ्वी की दूरी कहाँ है, ये आकाश में कितने तारे हैं, और फिर वो लंबा लंबा दाढ़ी बढ़ाया था, पारस से आया था, मेरे दाढ़ी में कितने बाल। पूरे दरबारी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो इस प्रश्न का उत्तर दे सके। अवंती गधे पे सवार होकर के और बीच दरबार में आता है और कहता है कि मैं आपके इन 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो पहला प्रश्न क्या है आपका? पृथ्वी की धुरी कहाँ है, पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? कहा कि जहाँ पे मेरे गधे के बाएं पैर पड़े हुए हैं उसी के नीचे पृथ्वी का सेंटर है। आप ये कैसे कर सकते हो? बिल्कुल ये 100%। आपको विश्वास नहीं है तो देख लीजिए। निरुत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न, आसमान में कितने तारे हैं? तो बोला कि जितने मेरे सर पे बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। ये कैसे? मैंने गिना है, तुमको विश्वास नहीं है तो गिन के देख लो। तीसरा प्रश्न, मेरे दाढ़ी में कितने बाल हैं? चिंता मत करो, ये जो मेरे गधा का पूंछ है, उस गधे के पूंछ पे जितने बाल हैं उतने ही बाल तेरे दाढ़ी पे हैं। बेचारा निरुत्तर हो गया और हार करके यहाँ से गया। अब भैया जब इस बुद्धि की बात हो रही है तो भाई हम चंपारण के उस नरेश को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि के बदौलत बेतिया महाराज और आनंद किशोर के चहेते बने रहे। जब महारानी जानकी कुंवर की शादी दरभंगा महाराज के यहाँ हुआ तो वहां से जैसे लड़की चलती है तो उसके साथ लड़की का भाई भी चलता है, गोलू झा चले वहां से। और जब दरबार लगता है तो वहां पे आमोद प्रमोद और विनोद के ढेर सारे बातें होती है। एक कंपटीशन आयोजित किया महाराज ने। कहा क्या कि एक दरबारी को एक ही कैट बिल्ला दिया गया, दिल्ली, और उस बिल्ली को 6 महीने के बाद लेके आना था दरबार में। देखना है जिसका बिल्ला पुष्ट मोटा तगड़ा और स्मार्ट होगा उसी को इनाम मिलेगा। इसीलिए वही मीना बाजार में जाकर के चांदी का चैन और सोने की जंजीर बनवाई। किसी ने बम्बल का उसके लिए बिछावन और क्या क्या तैयार किया। और गोलू झा उसको ये रस्सी बनाए और बांध करके और घसीटते हुए लेकर के घर पे गए। एक साथ सबको गाय और बछड़ा भी मिला हुआ था कि गाय का दूध भी बिल्ला तो बिना गाय के दूध का रहेगा नहीं, तो गाय का दूध भी उसको मिलेगा। अब सबने अच्छी तरह से खातिर बातें की और गोलू झा का दिमाग थोड़ा सा लगा दौड़ने। देखिए छाती काटेंगे हम, तुम आएगा ये गाय को हमारा बच्चा और देख रेख करेगी गुलमाई गोलू झा की पत्नी, और दूध पिएगा बिल्ला, नेवर हो नहीं सकता है। तुरंत शाम के वक्त जब गाय को दूध करके पूरा परिवार जम के दूध खाया, थोड़ा सा बचा,
था कि इसको खूब गर्म करके और लेकर के आओ। बिल्ले को पकड़ करके और दूध में डाल दिया। बिल्ला का मुंह बिगड़ा गया एकदम जल के। अब वो बिल्ला जब दूध देता था तो 3 किलोमीटर दूर भागता था। एक वैसे ही जैसे वो जो तो ये 6 महीने बीत गए, सबके बिल्ले इसको मोटे कर रहे और दोनों जाता बिल्ला वो तीर भात पे मार भात जिसको कहते हैं, ये दाल के पानी पे जीता रहा। और नियत समय पे जिस समय प्रतियोगिता शुरू हुई, सब के सब लोग एकदम थोड़ा बिल्ला जो हाजिर किए तो वो छोटा सा किसी का बिल्ला शेर दिखता था, लगता था कि ये मतलब छोटा बच्चा है शेर का इस कदर। लेकिन अभी रुझान तो पहुंचे नहीं थे। सबके मन में था कि प्रतियोगिता को रुझान ही कहीं नहीं जीत जाए। अभी उसका बिल्ला तो आया नहीं। तब तक घसीटते हैं हुए दोनों जहाँ आगे की ओर और पीछे से उनका लड़का छड़ी से मारता हुआ और उस बिल्ले को लेकर के हाजिर होते हैं। वो जो तोप लगा हुआ है अब वहीं पे बिल्ले को छोड़ करके और बच्चे को दे देते हैं, खींच के लेके आ और दौड़ते हुए कहते हैं दुहाई सरकार की, मेरे साथ नाइंसाफी हुआ है, मुझे ऐसे बिल्ला दे दिया गया जो दूध नहीं पीता है। अब लीजिए प्रतियोगिता 2 नंबर पे चली गई। 1 नंबर बिल्ला दूध नहीं पीता है, कहीं घोड़ा घास नहीं, घोड़ा घास से यारी कर ले तो क्या खाएगा, बिल्ला दूध नहीं पीता है। अब हुआ कि तब इसका परीक्षण हो जाए। सही में वो दूध मंगाया गया और जब वो बिल्ला देखा दूध को मरियम सा तो इतना तेजी में भागा कि भागा ही रह गया और प्रथम पुरस्कार दोनों को ही मिला। कहते हैं यहाँ कालखंड के अनुसार और उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। इसके बाद प्रश्न यस हाँ सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या पशु पक्षियों और मनुष्यों की बुद्धि एक जैसी होती है? नहीं, आपका प्रश्न मल्टीपल मतलब 1 मार्क्स का है तो इसका एग्जैक्ट आंसर है नहीं। थोड़ा सा इसको क्लियरफाई करते हैं। करेक्ट, मनुष्य की जो आईक्यू है वो पशु पक्षियों से अलग होता है। कुछ मनुष्यों की आईक्यू जिसको हमने मूल बुद्धि या जड़ बुद्धि कहा है, कुछ पशु पक्षियों से नीचे होता है। उस पशु पक्षियों का आईक्यू मनुष्य से ऊपर होता है। आप सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, आप रील्स और शॉर्ट वीडियो इत्यादि देखते होंगे कि एक कुत्ता है वो गले में उसको पैर दे दिया गया है और जाकर के पैसा रख दिया गया है और वो सब्जी खरीद करके ला रहा है। इसके अलावे आप ये भी देख रहे हैं कि मार्किन है और बंदर रखी है, बीमार पड़ी हुई है और बर्तन साफ कर रहा है। ऐसे कई एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। ये मैं तो एक और बात बताऊं सुने थे कि अगर कोई एक स्पेशल कोई वर्ड है पक्षी, जैसे हम लेते हैं कौवे, कोई ऐसे एग्जाम्पल करो कौवा, तो कौवा बुद्धिमानी भी होता है और कौवा मूर्ख भी होता है। एक ही जाति है कौवे की, किसी कौवे का आईक्यू काफी उन्नत होगा और किसी कौवे का आईक्यू काफी कम होगा। मैं उदाहरण के तौर पे बचपन में हमने सुना था कि प्यासा कौवा उठता आया, मटकाई कहीं पे पाया, उसने देखा, बोला पानी है बहुत कम, क्या करे, तोड़ करके मगरमच्छ को देता है। मगरमच्छ अपने पत्नी के पास ले जाता है, वो कहता है कि जो जामुन दिया कितना सुंदर टेस्ट लग रहा है, तो उसका अगर हार्ट खाए अगर मिल जाए तो क्या मजा। तो देख करके जाता है, बैठा करके नदी के बीच में, कहता है कि दरअसल आज तुमको तो मैं नहीं कर रहा हूँ कि मेरी मगरमच्छी है ना, वो तेरे दिल का तेरे हार्ट को वो स्पाइसी है। तो कहा कि अरे यार तुमको तो पहले बताना चाहिए था, ये मैं तो अपना हार्ट को पेट पर रख करके चला जाऊँ। फिर जाता है वहाँ पे अपनी बुद्धि के बदौलत बंदा बच जाता है। तो आईक्यू डिफरेंट सबके होते हैं, इसमें कहीं पे दो मत नहीं। अभी का जो सेशन है, अभी का जो सत्र है, उसमें अभी एक क्विज कंटेस्ट और ये क्विज कंटेस्ट इनामी है और उनमें से कोई 3 तुरंत हाथ उठाएंगे। 30 सेकेंड का समय है और उस 30 सेकेंड में अल्फाबेटिकली
आपको मौका मिलेगा। अमोल भैया बगल में एक कलम है, 2 कलम है, कलम लेके आइए। क्वेश्चन प्लीज कंप्यूटर सर। तो बुद्धि के तत्व यानी जिसके द्वारा इस बुद्धि का जो थोड़ा बहुत स्वरूप आगे पहले हमने देखा या उसके अनुसार, तो वो किन तत्वों से मिलकर के इस बुद्धि की जो स्वरूप बनता है या संरचना होती है उसके बारे में। तो सबसे पहले जो बुद्धि का तत्व है उसमें है सामाजिक योग्यता। सामाजिक योग्यता, कोई मुझसे पूछ रहा था कि आप में ऐसा क्या है कि हर कोई आपकी एक आवाज पर कोई भी काम करने के लिए तैयार रहता है, ना आपसे कोई सवाल पूछता है और ना ही आपको मना करता है। इस पर उनका जवाब था, जिससे पूछा गया था कि मेरे पास जो योग्यता है वो ये है कि मैं सबको साथ लेकर के चलता हूँ। कहा गया है कि वह व्यक्ति जो समाज में रहना पसंद करता है वो देवता होता है, दानव नहीं होता है। तो हमारे जीवन के जो 85% सक्सेस होते हैं उसमें हमारी सामाजिक योग्यता से ही तय होता है। दूसरा है वाचक योग्यता। गांव देहात में लोग कहते हैं बोले के दूर भाई सब रूप दूर भाई। तो जिसके पास वाक पटता है यानी जिसको बोलने की कला है वो कभी जीवन में भूखा नहीं मर सकता है और उसकी बुद्धि भी प्रखर होगी। संख्यात्मक योग्यता, संख्यात्मक योग्यता है वो व्यक्ति गणितीय संक्रियाओं पर आधारित समस्याओं को चुटकी में हल कर लेता है। और ऐसे व्यक्ति जिनका गणितीय योग्यता ठीक होता है सामान्यतया वो बुद्धिमानों की श्रेणी में आते हैं। इस क्रम में संख्यात्मक योग्यता में एक गुरु का स्मरण हो रहा है जो 2 भाइयों को पढ़ाने के लिए जाते हैं और वो दोनों भाई जो खेलकूद में माहिर है, कोई भी शिक्षक जाता है वो शिक्षक वहां से लौट करके आ जाता है। ऐसा स्थिति परिस्थिति वो दोनों भाई पैदा करते हैं। अंत को घटवा एक टीचर तो यहाँ पे थोड़ा सा आपसे समझ आएंगे। हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में सबसे बड़ा मूढ़ बुद्धि कौन है? ईरानी है भाई, ये पेंटोनिक लिख का। निम्नलिखित में सबसे बड़ा मूढ़ बुद्धि कौन है? सर पे बोझ और हाथ में घोड़े का लगाम। पहली स्थिति बी। नहीं, आप और हम तो इसके पार्ट हैं तो आप चौथा बी। घोड़े पर बोझ रख खुद भी घोड़े पर बैठा हुआ। सी। घोड़े पर बोझ और हाथ में लगाम। डी है सर पे बोझ और खुद भी घोड़े पे बैठा हुआ। हाथ उठाएंगे और उनमें से तेज प्रधान जी इनमें से किन्हीं की तो खा किया जाए। बताइए लास्ट वाला सर पे बोझ और खुद भी घोड़े पर बैठा हुआ। बिल्कुल अव्वल दर्जे का मूर्ख है वो। एक तरफ प्रश्न शानन। अब दूसरा प्रश्न आपके बीच में है। दूसरा प्रश्न में ऑप्शन यही है, ठीक है? हाँ ठीक है, ऑप्शन यही। हाँ आप इसी क्वेश्चन को कीजिए फिर से थोड़ा सा प्रिंटिंग के चलते समझ जाएंगे। चारों ऑप्शन वही है बट जो क्यू है क्वेश्चन वो बदल गया है। आपको ये बताना है इन चारों में बुद्धिमान कौन है। इन चारों में बुद्धिमान श्वेता जी का हाथ पहले है। प्रधान जी आपके आदेश से उनसे पूछे। सी। क्या बोली? 3 या 2? 2 बिल्कुल सही उत्तर। एक ब्लैक हैंड के लिए भी बोलता है और एक तरफ के लिए भी। सारा तो हम लोग फिर आपको संख्यात्मक योग्यता पे उसके बाद है क्रियात्मक योग्यता
यानी कोई अगर एक्शन है और उस एक्शन में अगर हम अपनी इंटेलिजेंसी बुद्धि को अप्लाई करते हैं तो वो योग्यता हमारी क्रियात्मक योग्यता, वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता है। जब मन क्रिया गुफा से निकला और जाकर के कभी रिच को और कभी सियार को और कभी किसी को पकड़ के अपना आहार बना लिया, लेकिन वहीं से जब बुढ़ा हो जाता है, दांत और नट झड़ जाते हैं, तब तो उसका शरीर साथ देता है नहीं, तो फिर वो भूखों मर जाएगा। वहां पे वो बुद्धि की अप्लाई करता है। नारायण पंडित के हितोपदेश में लिखा है, अस्ति गण्यति तीरे चंपकारण वंदे एक व्याघ्र स्नानम कृत्वा हस्ते कुश कंकणम पसित्वा भोभर पंथा यम स्वर्ण कंकणम गृहताम। कहने का मतलब ये है, एक बूढ़ा नारायण में स्नान करके, यही गोविंद की घटना है, और नदी में खड़ा होकर के कुछ दूरी पे जहाँ पे पान का दिखा साइड से गया और दिखा रहा है कि ओ राही पटोही आ जाओ, मेरे हाथ में ये सोने का कंगन है, लेके जाओ। हम सब लोग जाते हैं, बाघ देखते हैं, पहले तेरे पे हिंसक पशु तेरे पे कैसे विश्वास करें, और तो क्यों नहीं करते? बूढ़े लोग पे वो विश्वास नहीं करते हैं। मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो इसका मतलब ये है ना कि हम पे कोई विश्वास नहीं करेगा। अरे मैं जब जवान था तो मैं काफी लोगों को मारपीट करता था, काफी पशुओं को मारा। आज वृद्ध हो गया हूँ, मेरी पत्नी और बच्चे सब गुजर गए हैं, और मैं आजकल सात्विक विचार का हो गया हूँ। मैं स्नान ध्यान करके और दान पुण्य करता हूँ, आओ ये सोने का कंगन ले जाओ। और कहते हैं कि वो एक पटोही फंस गया उसमें, और जैसे ही अंदर ले गया सोने का कंगन लेने के लिए, तब तक वो पाट में फंस गया और उधर से बोलता, भयंकर पंखा तुम पति से अभी मैं तुमको निकाल देता हूँ, और वो गया और मार करके खा लिया। तो शारीरिक अयोग्यता, यहाँ भले शारीरिक अयोग्यता हुई, लेकिन बुद्धि काम किया ना वहाँ पे। संगीतात्मक योग्यता, विभिन्न वाद्य यंत्र और गायन के से संबंध में ये जो बुद्धि आती है वही संगीतात्मक योग्यता, इस तत्व पे ये बुद्धि निर्भर करती है। अभिरुचि योग्यता, यानी किसी व्यक्ति विशेष का किसी विशेष विषय पे अभिरुचि होना, तो वो उसके साथ ज्यादा न्याय कर सकता है, और क्योंकि उस विषय के लिए वो काफी मतलब उसके अंदर स्किल होता है। इसके बाद है स्थानिक योग्यता, स्थान विशेष के कारण योग्यता, वो स्थानिक योग्यता। इस प्रकार बुद्धि जो है वो अनेक प्राथमिक तत्वों से मिल करके बना है। ढेर सारे विद्वानों ने ढेर सारे विद्वानों ने विभिन्न प्रकार की विशिष्ट योग्यताओं की योग को बुद्धि की संज्ञा दी है, यानी कि सारी योग्यताएं जब मिलती है तो वो हो जाता है। नियत समय पे महाजन पहुंचता है और बच्चे को कहता है कि बाबू तेरे पिताजी कहाँ है? अथवा अगर वो काम पे गए हुए हैं तो कहता क्या है कि कुछ कहने गए हैं, अतः जी आपके लिए 1000 रुपये छोड़ के गए हैं, रुकिए मैं अभी आपको ला करके दे देता हूँ। 2-4 संगी साथी खेल रहे हैं, छोड़ करके घर में जाता है और वो रुपया ला करके उनको देने को उद्धत होता है। तब तक उसके मन में आता है ये पैसा मैं इनको दे रहा हूँ, कल भाई कहाँ कर जाए, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो कहा कि देखिए पैसा आपको देंगे लेकिन कोई गवाह तो होना चाहिए। तो सामने जो खेल रहे हैं वो भी तो छोटे बच्चे हैं, उनको कौन मानेगा कि हाँ इनके सामने ये पैसा दिया? कहा कि देखिए ये दरवाजा है, इस दरवाजे पे मक्खी बैठी हुई है, ये मक्खी हमारी गवाह रही। अतः हाँ ओके डन। अब पैसा दे देता है। थोड़ा देर बाद जब वो अपने घर पहुंचता है तब उसका ईमान बदल जाता है और वो जाकर के राज दरबार में नालिश कर देता है कि किसान ने मेरा 1000 रुपया नहीं दिया। और वहाँ किसान का तलब होता है, अपने बच्चे समेत जाता है और कहता है कि हुजूर मैं तो काम पे गया था और ये मेरा बच्चा इस महाजन को रुपया दिया हुआ है। नियत समय पे जब जीरा होता है, बच्चे को जब कटहरे में लाया जाता है तो कहा कि जी हुजूर मैंने पैसा इनको अपने हाथों से दिया है और ऐसे ही नहीं दिया है। उस समय एक गवाह भी मौजूद था। अब चिल्ला के बलिया बोलता है, महाजन बोलता है कि बुलाओ अपने गवाह, और कहता है कि हुजूर गवाह को बुलाना क्या है? जिस समय मैंने इनको पैसा दिया था वो उस समय एक मक्खी के नाक में बैठी हुई थी और चिल्ला के बलिया देखता है, कहता है नहीं हुजूर
मक्खी मेरे नाक पे नहीं दरवाजे पे बैठी थी। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठता है। बच्चे का जो IQ है और बच्चे की जो बुद्धि है उसकी पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं। राजा उसको इनाम देकर के, यानी ये तय हो जाता है कि बल्ले ने अपने मुंह से कहा कि वो मक्खी मेरे नाक पर नहीं दरवाजे पे बैठी थी। इसका मतलब ये है कि ये महाजन उस जगह पे पहुंचा हुआ है। इसके बाद से है उत्तम क्रिया करने तथा नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता को कुछ देख लेते हैं। इस प्रक्रिया से तो हर महीना दिन फिर महीना फिर गुजरना पड़ता है। ज्यादा दिन की बात नहीं है, महज महीना दिन पहले की बात है। विद्यालय में विज्ञान मेला लगा हुआ है। सीनियर ग्रुप, जूनियर ग्रुप ये सब अपना प्रोजेक्ट लेकर के पहुंचे हुए हैं। तब तक एक छोटा सा बच्चा पहुंचता है टीचर के पास, कहता है कि ये फलाने भैया मेरे प्रोजेक्ट के बगल में लेके अपना प्रोजेक्ट लाया है और मेरा प्रोजेक्ट इधर तक ही आ रहा है, तोड़ दिए, ये कर दिए, गुरुजी करिएगा। अब गुरुजी क्या करते हैं, बच्चे का कौन है मॉनिटर, और मॉनिटर पूरा एकदम का मॉनिटर क्या पूछना है, खड़ा होता है, कहता है कि देखो मैं जा रहा हूँ, 2 मिनट में आऊंगा, जो भी क्लास में इधर उधर कुछ करे तो तुमको बोर्ड पे नाम लिखना है। अब टीचर जाते हैं, इसकी परिस्थिति से निपट के फिर क्लास में जाते हैं तो 2 नाम देखते हैं, क्या नहीं कौन है, दोनों खड़ा होता है, क्या बात है जी, तो गुरुजी ये इसने इसको और उसने इसको, ये दोनों कस के बात कर रहे थे, जोर से चिल्ला के एक दूसरे को अंदर बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, और तो मनीषा चुप। फिर बच्चे ऐसे क्या बात है जी, देखो ये हम कुछ नहीं कहे, ये हमको बैठ कहा है। फिर दूसरे ने कहा गुरुजी मैंने इसको कुछ नहीं कहा, ये मुझे गधा कहा है। क्या बात है जी, और तो पहले वाली घंटी में गुरुजी आए थे, वो 2 बैलों की कथा पढ़ा के गए, उसमें बछिया का ताऊ और बैसाख नंदन उसको पूर्ण रूप से दिखाई करके गए हैं। अब गुरुजी आप देखते हैं, बताओ देखते हैं, 2 डंडा उसको मारते हैं, 2 डंडा इसको मारते हैं, दोनों बच्चे मुंह बना करके बैठ जाते हैं, माथा नीचा करके, एक तो थोड़ा ज्यादा लगा है तो सुबह में भी लगा। अब गुरुजी कहते हैं यहाँ वेल टीचर इज नॉट प्रेजेंट इन क्लास, देयर मॉनिटर इज द हाफ ऑफ टीचर, ये जो कह दिया सो कह दिया। थोड़ा सा गुरुजी को वहाँ अप्लाई करना था। संयोग ऐसा होता है कि हमारे प्रधानाचार्य जी उधर से गुजरते हैं और गुरुजी हम अपना क्लास ले रहे हैं, अंदर आते हैं, क्या बात है जी, ये दोनों बच्चे, तो मॉनिटर से पकड़ा के गुरुजी चुप, मॉनिटर से पकड़ा के खड़ा होता है। गुरुजी एक ने दूसरे को बैल कहा है, दूसरे ने एक को गधा कहा है, हमने नाम लिखा है, गुरुजी आए हैं, दोनों को 2 छड़ी लगाए। प्रधानाचार्य पूछते हैं कहते जाओ, दोनों निकलते आओ, दोनों निकलते बोर्ड पे आते हैं। बताओ तो ये दोनों बैल और गधा जैसा लग रहा है, अरे ये दोनों तो शेर बच्चा है, और दोनों बच्चा फूट के तुम्बा हो जाता है क्या जैसे। अब उसके बाद देखिए बहुत अच्छा लगा, लॉट्स ऑफ थैंक्स टू ऑल नोडल। अब कहते क्या है कि अच्छा देखो तू इधर से खड़ा हो जाओ, तू इधर से खड़ा हो जाओ, ये क्या है तेरा हाथ है, ऐसा हाथ तेरे को भी है जी, तुम लोगों को भी है जी, है, ये क्या है, कान है, सबको है, लेकिन ये क्या है, मुंह है, जीभ है, आँख, ये सब जब ये इसको ये है, ये इसको ये है, और सबको वही, तो फिर एक बैल और दूसरा गधा है, तो बैल गधा नहीं है, आपसे किसी को कोई बैल गधा नहीं बोलेगा और सिर भी नहीं बोलेगा। नहीं, सिर तो भी पशु है ना, वो भी हिंसक पशु है, खूंखार है, तो खूंखार है क्या गुरुजी, आप भी गधे और बैल के शिक्षक हैं क्या, क्या करना, बहुत सी। तो इस तरह से ये बुद्धि जो है वो कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, आर्थिक उद्देश्य, प्राप्ति, सामाजिक मूल्य और मौलिकता से संबंधित समस्याओं की समझने की योग्यता से है, ये थॉमसन का कहना है। अब आगे बढ़ते हैं, समय ठीक ठाक चल रहा है, समझ आता हूँ बस, बहुत। इसके बाद ये बहुबुद्धि, अभी तो मुख्य हम लोग बहुबुद्धि पे पहुंचे हैं। बहुबुद्धि का जो सिद्धांत ढेर सारे
मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, लेकिन उनमें सबसे पहला है वो गार्डनर का बहुमुखी सिद्धांत है। इसको हार्वर्ड गार्डनर ने प्रतिपादित किया है। यह बहुमुखी सिद्धांत कहलाता है, जैसे कोई संगीत में पारंगत हो सकता है तो कोई गणित में पारंगत हो सकता है, कोई अभिनय में तो कोई लेखन में, कोई तार्किक क्षमता में तो कोई मोबाइल चलाने में। इन्होंने इस बुद्धि के सिद्धांत को समझने के लिए 1993 में 9 क्षेत्रों में विभाजित किया, जिसे फ्रेम ऑफ माइंड थ्योरी नेक्स्ट मल्टीपल इंटेलिजेंस में लिपिबद्ध किया है। यहाँ आप 7 ही देखेंगे और 2 इन्होंने 89 और 90 में लाके जोड़ा हुआ है। सबसे फर्स्ट है भाषाएं, सामाजिक भाषाएं बुद्धि। इसके माध्यम से इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है, जिसमें कब कहाँ कौन सी बात करनी है, शब्द का चयन, वाक्य की शुद्धता को ध्यान में रखना होता है। इस प्रकार की बुद्धि लगभग सभी मनुष्यों में पाई जाती है और जिनमें इस बुद्धि का अत्यधिक विकास होता है वो वकील है, शिक्षक, कवि, पत्रकार इत्यादि बनते हैं। आपको आगे दिखाया गया है। इसके बाद दूसरा